नमस्कार मित्रों, मैं बादल सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। तो UPSSC जूनियर इंजीनियर की अगली क्लास में हम बात करेंगे आज मानव शक्ति द्वारा संचालित कार्य। मानव शक्ति द्वारा कौन कौन से कार्य संचालित किए जाते हैं। तो मानव शक्ति के द्वारा छोटे उपकरण एवं औजारों को संचालित किया जाता है। मानव शक्ति के द्वारा छोटे औजार एवं उपकरण संचालित किए जाते हैं। मानव शक्ति के द्वारा छोटे औजार एवं उपकरण संचालित किए जाते हैं, यानी कि स्मॉल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स संचालित किए जाते हैं। दूसरा जो चैप कटर है, चैप कटर भी मानव शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। चैप कटर को मानव शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि जो हस्तचालित कुट्टी मशीन है, हस्तचालित कुट्टी मशीन को मानव के द्वारा संचालित किया जाता है। और पानी उठाने की जो युक्तियां हैं, वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस है, उसे भी क्या है, मानव शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। तीसरा पानी उठाने की युक्तियां यानी कि वाटर पंपिंग डिवाइसेस जो हैं, उन्हें मानव शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे कि आपकी ढेकली हो गई, बेड़ी हो गई, आदि क्या है, मानव शक्ति के द्वारा संचालित की जाती हैं। वहीं अगला कार्य क्या है, जो थ्रेशर्स हैं, थ्रेशर्स को भी मानव शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। जो भी छोटे थ्रेशर्स होते हैं, छोटे थ्रेशरों पर मानव कार्य करता है और मानव शक्ति के द्वारा छोटे थ्रेशरों को संचालित किया जाता है। वहीं जो विनोवर्स और अन्य युक्तियां हैं, उन्हें भी मानव शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला है विनोवर एवं अन्य युक्तियां। जो ओसाई का पंखा है, ओसाई का पंखा मानव शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। और इसके साथ साथ अन्य कई युक्तियां हैं जो मानव शक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं, एक मजबूत मनुष्य कितने वाट की शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। लेकिन हम यदि बात करते हैं, एक मजबूत मनुष्य कितने वाट की शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है, तो एक मजबूत मनुष्य 75 वाट यानी कि 0.1 HP की शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। क्या एक मजबूत मनुष्य 75 वाट यानी कि 0.1 HP की शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। एक मजबूत मनुष्य 75 वाट यानी कि 0.1 HP की शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। लेकिन यही यदि आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लगातार काम करने वाले औसत व्यक्ति की शक्ति उपलब्धता क्या होती है, तो इस जगह थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो क्या लगातार काम करने वाले औसत व्यक्ति की शक्ति उपलब्धता लगातार काम करने वाले औसत व्यक्ति की शक्ति उपलब्धता कितनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर जो पुरुष की शक्ति उपलब्धता है, यहाँ पर जो एक पुरुष की शक्ति उपलब्धता है वह 7 वाट यानी कि 0.060 किलोवाट होती है। यहाँ पर क्या है, जो पुरुष के द्वारा शक्ति उत्पन्न की जाती है, पुरुष की जो शक्ति उपलब्धता है, पुरुष की जो शक्ति उपलब्धता है वह हो जाती है आपकी 0.060 किलोवाट यानी कि 60 वाट।
60 वाट यानी कि 60 वाट। पुरुष के द्वारा जो यहाँ पर शक्ति उत्पन्न की जाती है वह 0.060 किलोवाट यानी कि 60 वाट की शक्ति उत्पन्न की जाती है। वहीं यहाँ पर एक महिला द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाएगी, तो यहाँ पर एक महिला द्वारा जो शक्ति उत्पन्न की जाती है वह 0.048 किलोवाट यानी कि 48 वाट की शक्ति उत्पन्न की जाती है। एक महिला द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाएगी, तो एक महिला द्वारा 0.048 किलोवाट 0.048 किलोवाट यानी कि 48 वाट की शक्ति उत्पन्न की जाएगी। और एक बच्चा 0.030 किलोवाट यानी कि 30 वाट की शक्ति उत्पन्न करता है। एक बच्चा 0.030 किलोवाट यानी कि 30 वाट की शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। तो लगातार काम करने वाले औसत व्यक्ति की जो शक्ति उपलब्धता है वह कुछ इस प्रकार है। एक पुरुष 0.060 किलोवाट यानी कि 60 वाट की शक्ति उत्पन्न करता है और एक महिला 0.048 किलोवाट यानी कि 48 वाट की शक्ति उत्पन्न करती है। वहीं पर एक बच्चा 0.030 किलोवाट यानी कि 30 वाट की शक्ति उत्पन्न करता है। वहीं एक मजबूत मनुष्य की यदि पूछी जाती है, यदि आपसे पूछा जाता है कि एक मजबूत मनुष्य कृषि कार्य हेतु कितने एचपी की शक्ति उत्पन्न करता है, तो एक मजबूत मनुष्य 75 वाट यानी कि 0.1 एचपी की शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं पशु शक्ति की यानी कि ड्रॉट एनिमल पावर की। पशु शक्ति यानी कि ड्रॉप एनिमल पावर। तो जो पशु शक्ति है तो पशु अपने शरीर के वजन के अनुसार शक्ति उत्पन्न करता है। जो भी पशु है वह अपने शरीर के वजन के अनुसार शक्ति उत्पन्न करता है। क्या? पशु अपने शरीर के वजन के अनुसार शक्ति उत्पन्न करता है। जो पशु है वह अपने शरीर के वजन के अनुसार शक्ति उत्पन्न करता है। और पशुओं को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। पशुओं को 4 भागों में बांट दिया गया है। पशु को 4 भागों में बांटा गया है। पशु को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले छोटा पशु। क्या? छोटा पशु कौन कहलाएगा? तो जिसका वजन 200 से 300 किलोग्राम के मध्य हो ऐसा पशु छोटा पशु कहलाता है। जिसका वजन कितना हो? वजन 200 से 300 किलोग्राम के 200 से 300 किलोग्राम के मध्य। जिस पशु का वजन 200 से 300 किलोग्राम के मध्य है ऐसा पशु छोटा पशु कहलाता है। वहीं अगली बात करें तो दूसरा हो जाता है मध्यम पशु। तो मध्यम पशु कौन कहलाएगा? तो मध्यम पशु वह पशु होता है जिसका वजन 301 किलोग्राम से लेकर 400 किलोग्राम के मध्य हो। जिसका वजन 301 किलोग्राम से लेकर 400 किलोग्राम के मध्य हो ऐसा जो पशु होगा वह क्या कहलाएगा? मध्यम पशु कहलाएगा। मध्यम पशु कौन होगा? जिसका वजन 301 किलोग्राम से लेकर 400 किलोग्राम के मध्य होता है वह मध्यम पशु कहलाता है। अब बात करें बड़ा पशु। तो बड़ा पशु कौन कहलाता है? तो ऐसा पशु जिसका वजन 401 किलोग्राम से लेकर
500 किलोग्राम के मध्य हो, इस प्रकार का पशु बड़ा पशु कहलाता है। जिसका वजन 401 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम के मध्य हो, 500 किलोग्राम के मध्य हो, ऐसा जो पशु होगा वह क्या कहलाएगा? बड़ा पशु कहलाएगा। वहीं यदि हम बात करते हैं भारी पशु किसे कहते हैं, हैवी एनिमल कौन होगा, तो 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाला जो भी पशु होगा उसे भारी पशु की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि हैवी एनिमल की श्रेणी में रखा जाता है। भारी पशु, भारी पशु, तो भारी पशु कौन हो जाएगा? तो भारी पशु वह पशु होता है जिसका वजन 500 किलोग्राम से अधिक हो, जिसका वजन 500 किलोग्राम से अधिक हो, उसे भारी पशु की श्रेणी में रखा जाता है, हैवी एनिमल की श्रेणी में रखा जाता है। तो पशुओं को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला छोटा पशु, 200 से 300 किलोग्राम के मध्य का जो पशु है वह छोटा पशु कहलाएगा। मध्यम पशु 301 किलोग्राम से लेकर 400 किलोग्राम के मध्य का जो पशु है वह मध्यम पशु कहलाएगा। और बड़ा पशु 401 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम के मध्य का जो पशु है वह क्या कहलाएगा? वह आपका बड़ा पशु कहलाएगा। और 500 किलोग्राम से अधिक का जो पशु है वह भारी पशु कहलाएगा, हैवी एनिमल कहलाएगा। अब बात करते हैं इनके शक्ति की उपलब्धता की, किस प्रकार से ये शक्ति उत्पन्न करते हैं। तो एक बैल कितनी शक्ति उत्पन्न करेगा? एक बैल कितनी शक्ति उत्पन्न करेगा? एक बैल कृषि कार्य हेतु अपने शरीर वजन का 10% शक्ति उत्पन्न करता है। एक बैल अपने शरीर वजन का 10% शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। एक बैल अपने शरीर वजन का 10% की शक्ति इसके लिए कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। और एक भैंस के द्वारा अपने शरीर वजन का 12% शक्ति उत्पन्न किया जाता है। एक भैंस अपने शरीर वजन का 12% शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करती है। वहीं एक ऊंट की बात करें तो एक ऊंट अपने शरीर वजन का 18% की शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। एक ऊंट अपने शरीर वजन का 18% की शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। और एक खच्चर के द्वारा अपने शरीर वजन का 32% शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न की जाती है। तो बैल अपने शरीर वजन का 10% शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है और भैंस अपने शरीर वजन का 12% की शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करती है। और एक ऊंट अपने शरीर वजन का 18% शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है तथा एक खच्चर अपने शरीर वजन का 32% शक्ति कृषि कार्य हेतु उत्पन्न करता है। अब यदि बात करें जो बैल की शक्ति है, बैल की शक्ति कुछ कारणों से अच्छी मानी जाती है। वह क्यों मानी जाती है? तो बैल की शक्ति निम्न गुण के कारण अच्छी मानी जाती है। बैल की शक्ति निम्न गुण के कारण अच्छी मानी जाती है। क्यों अच्छी मानी जाती है? तो सबसे पहले ये बहुमुखी होती है और शक्ति का एक अच्छा और भरोसेमंद स्रोत माना जाता है। क्या? ये बहुमुखी है, यह बहुमुखी तथा शक्ति का भरोसेमंद स्रोत है। जो बैल शक्ति है, बैल की शक्ति बहुमुखी मानी जाती है और ये शक्ति का एक भरोसेमंद स्रोत भी माना जाता है और यह धूप, वर्षा, कीचड़ आदि में भी प्रयोग
किया जा सकता है। दूसरा क्या है, धूप वर्षा कीचड़ आदि में भी प्रयोग किया जा सकता है। जो बैल की शक्ति है या बैल है उसे धूप वर्षा कीचड़ आदि में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब यदि अगली बात करते हैं तो जो बैल है बैल का जो जन्म होता है वह ग्रामीण परिवेश में ही साधारणता से हो जाता है। गांव के क्षेत्र में ही बैलों का जन्म हो जाता है और वहीं पर उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया जाता है और बड़ा होने के बाद कृषि कार्य के लिए लगा दिया जाता है। तो क्या है, जो बैल का जन्म है वह ग्रामीण परिवेश में ही हो जाता है। तीसरा क्या है, इसका जो जन्म है, जन्म ग्रामीण परिवेश में ही, जन्म ग्रामीण परिवेश में होता है। बैल का जन्म ग्रामीण परिवेश में ही हो जाता है। इस कारण से भी बैल की शक्ति को अच्छा माना जाता है। और ये जो बैल हैं, बैल स्थानीय रूप से उपलब्ध चारा एवं भोजन का उपयोग कर लेते हैं। जो बैल हैं, बैल स्थानीय चारा एवं भोजन का प्रयोग कर लेते हैं। बैल स्थानीय रूप से उत्पन्न या स्थानीय रूप से प्राप्त चारा एवं भोजन का प्रयोग कर लेते हैं। इसीलिए जो बैलों की देख रेख है वो भी थोड़ा सरल हो जाती है। अगली बात करें तो जो बैल हैं, बैल ग्रामीण परिवेश में यातायात के लिए आदर्श माने जाते हैं। बैल क्या है, बैल ग्रामीण परिवेश में यातायात के लिए आदर्श माने जाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में यातायात के लिए किसे आदर्श माना गया है, तो जो बैल की शक्ति है या जो बैल हैं, बैलों को ग्रामीण परिवेश में यातायात के लिए आदर्श माना गया है। क्योंकि ये क्या है, ये कच्ची सड़कों, कीचड़ इत्यादि में भी चल सकते हैं। जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, आज भी कई जगहों में सड़कें कैसी हैं, कच्ची सड़कें हैं, जहां पर क्या है, यातायात सुलभ नहीं हो पाते हैं। वहां पर बैलों के द्वारा यातायात किया जाता है और यह यातायात के लिए सुलभ भी माने जाते हैं और आदर्श भी माने जाते हैं। अब अगली बात करें तो बैलों के उपयोग से क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पाद की भी बचत हो जाती है। जैसे कि डीजल, पेट्रोल इत्यादि की भी बचत होती है। क्या इससे क्या है, अगला क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद की बचत होती है। बैलों के द्वारा कार्य करने से या बैलों के द्वारा यातायात करने से क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पाद की भी बचत होती है। यदि हम क्या करेंगे, बैलों के द्वारा खेती करेंगे, ट्रैक्टर से खेती नहीं करेंगे, तो ये क्या होंगे, इससे हमारा जो ट्रैक्टर में पेट्रोलियम का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, वह भी बचेगा और यातायात के लिए जो पेट्रोल का खर्चा है वह भी क्या होता है, इससे बच जाता है। तो इससे क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पाद की भी बचत होती है। और बैलों के गोबर मूत्र आदि से फार्म यार्ड मैन्योर एवं बायोगैस की भी आपूर्ति कर ली जाती है। क्या इससे या इसके गोबर तथा मूत्र आदि से फार्म यार्ड मैन्योर तथा बायोगैस की आपूर्ति की जाती है, आपूर्ति हो जाती है। तो बैल की शक्ति निम्न गुण के कारण अच्छी मानी जाती है। जो बैल की शक्ति होती है वह बहुमुखी होती है और शक्ति का एक भरोसेमंद स्रोत भी माना जाता है।
शक्ति का एक भरोसेमंद स्रोत माना जाता है और बैल की जो शक्ति है वह धूप, वर्षा, कीचड़ आदि में भी प्रयोग हो जाती है। वहीं जो बैल हैं, बैलों का जन्म ग्रामीण परिवेश में ही साधारणतया से हो जाता है और ग्रामीण परिवेश में ही इनका पालन पोषण भी हो जाता है। और जो बैल हैं, बैल स्थानीय रूप से उपलब्ध चारा एवं भोजन का उपयोग कर लेते हैं, जिससे इसका खर्च भी कुछ कम हो जाता है। और बैल जो हैं वे ग्रामीण परिवेश में यातायात के लिए भी आदर्श माने जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में क्या है, सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, वहां पर यातायात सुलभ नहीं हो पाते हैं। उस जगह पर क्या होता है, बैलों के द्वारा यातायात कर लिया जाता है। तो बैल ग्रामीण परिवेश के लिए आदर्श माने जाते हैं या ग्रामीण परिवेश में यातायात के लिए आदर्श माने जाते हैं। और बैलों के प्रयोग से पेट्रोलियम उत्पाद की क्या होती है, बचत हो जाती है। बैलों के प्रयोग से पेट्रोलियम उत्पाद की बचत हो जाती है और बैलों के गोबर मूत्र आदि से फार्म यार्ड मैन्योर तथा बायोगैस की आपूर्ति कर ली जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं यांत्रिक शक्ति की, यानी कि मैकेनिकल पावर की। यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर। यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल पावर। तो यांत्रिक शक्ति क्या है, यांत्रिक शक्ति क्या होती है, तो मशीनों के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है या मशीनों के द्वारा जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसे यांत्रिक शक्ति कहते हैं। तो यांत्रिक शक्ति क्या है, तो यांत्रिक शक्ति क्या है, मशीनों के द्वारा उपलब्ध शक्ति, मशीनों के द्वारा उपलब्ध शक्ति, मशीनों के द्वारा उपलब्ध शक्ति यांत्रिक शक्ति कहलाती है। मशीनों के द्वारा उत्पन्न शक्ति जो होती है वह यांत्रिक शक्ति कहलाती है। जैसे कि ट्रैक्टर के द्वारा उत्पन्न शक्ति, पावर टिलर के द्वारा उत्पन्न शक्ति, स्टेशनरी आईसी इंजन यानी कि डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन के द्वारा उत्पन्न शक्ति जो होती है वह क्या होती है, यांत्रिक शक्ति होती है। स्वचालित मशीनों के द्वारा उत्पन्न शक्ति यांत्रिक शक्ति कहलाती है। ट्रैक्टर के द्वारा उत्पन्न शक्ति यांत्रिक शक्ति कहलाएगी, पावर टिलर के द्वारा उत्पन्न शक्ति यांत्रिक शक्ति कहलाएगी और स्टेशनरी आईसी इंजन यानी कि डीजल इंजन तथा पेट्रोल एवं केरोसिन इंजन के द्वारा जो उत्पन्न शक्ति है वह क्या कहलाएगी, यांत्रिक शक्ति कहलाएगी। और स्वचालित मशीनों के द्वारा उत्पन्न शक्ति भी क्या कहलाती है, यांत्रिक शक्ति कहलाती है। वहीं यदि हम बात करते हैं जो आईसी इंजन है, आईसी इंजन ईंधन को लाभदायक कार्य में बदलने की एक अच्छी युक्ति मानी जाती है। क्या, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ईंधन को लाभदायक कार्य में बदलने की अच्छी युक्ति किसे मानते हैं, तो वह आईसी इंजन होता है। क्या, आईसी इंजन ईंधन को लाभदायक कार्य में बदलने की एक अच्छी युक्ति मानी जाती है। क्या, आईसी इंजन ईंधन को लाभदायक कार्य में बदलने के लिए एक अच्छी युक्ति मानी जाती है। और यही यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी इंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आईसी इंजन है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला डीजल इंजन और दूसरा पेट्रोल या केरोसिन इंजन। तो क्या है, जो आईसी इंजन है, आईसी इंजन दो प्रकार के होते हैं। आईसी इंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आईसी इंजन दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो पहला डीजल इंजन और दूसरा पेट्रोल या
केरोसिन इंजन। हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आईसी इंजन है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला डीजल इंजन और दूसरा पेट्रोल या केरोसिन इंजन। अब यदि हम बात करें डीजल इंजन की तापीय दक्षता कितनी होती है, तो डीजल इंजन की तापीय दक्षता 32 से 38 के मध्य होती है तथा पेट्रोल इंजन की तापीय दक्षता 25 से 32 के मध्य होती है। क्या डीजल इंजन की तापीय दक्षता यानी कि थर्मल इफिशियंसी, डीजल इंजन की तापीय दक्षता 32 से 38 के मध्य होती है तथा पेट्रोल इंजन की तापीय दक्षता यानी कि थर्मल इफिशियंसी 25 से 32 के मध्य होती है। क्या जो डीजल इंजन की तापीय दक्षता है, थर्मल इफिशियंसी है, वह 32 से 38 के मध्य होती है तथा पेट्रोल इंजन की तापीय दक्षता यानी कि थर्मल इफिशियंसी 25 से 32 के मध्य होती है। अब हम बात करते हैं भारत में अर्थशक्ति के आधार पर ट्रैक्टर का निर्माण, यानी कि कितने एचपी का ट्रैक्टर का उत्पादन कितने % होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशक्ति के आधार पर भारत में ट्रैक्टर का उत्पादन, अर्थशक्ति के आधार पर भारत में ट्रैक्टर का उत्पादन। तो यदि हम बात करें सबसे पहले 20 से 30 एचपी की, 20 से 30 एचपी भारत में ट्रैक्टर उत्पादन वर्ष, भारत में ट्रैक्टर उत्पादन वर्ष कौन सा है, तो भारत में ट्रैक्टर उत्पादन वर्ष 1961 ईस्वी को माना जाता है। भारत में ट्रैक्टर उत्पादन वर्ष 1961 ईस्वी को माना जाता है और जो पहला ट्रैक्टर निर्माता था वह मेजर आइशर गुडईयर थे। पहला ट्रैक्टर निर्माता किसे माना गया, तो मेजर आइशर गुडईयर जो हैं, मेजर आइशर गुडईयर को क्या माना गया, पहला ट्रैक्टर निर्माता माना गया और इन्होंने अपना पहला ट्रैक्टर आइशर नाम से फरीदाबाद में विकसित किया। क्या इनका जो पहला ट्रैक्टर है, पहला ट्रैक्टर आइशर नाम से फरीदाबाद में विकसित किया। क्या पहला ट्रैक्टर निर्माता किसे माना गया, तो पहला ट्रैक्टर निर्माता मेजर आइशर गुडईयर को माना जाता है और इन्होंने अपना पहला ट्रैक्टर आइशर नाम से फरीदाबाद में विकसित किया। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पहली ट्रैक्टर कंपनी भारत में कहाँ स्थापित की गई, तो वह फरीदाबाद में स्थापित की गई। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर पहली ट्रैक्टर कंपनी कहाँ स्थापित की गई, तो फरीदाबाद में स्थापित की गई है। अब अगली बात करें तो जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के 26.1 किलोवाट का जो औसत कमांड एरिया है वह 15 हेक्टेयर होता है। क्या ट्रैक्टर 26.1 किलोवाट का औसत कमांड एरिया
कितना माना गया? तो 15 हेक्टेयर होता है, 15 हेक्टेयर। ट्रैक्टर 26.1 किलोवाट का औसत कमांड एरिया कितना है? तो ट्रैक्टर 26.1 किलोवाट का औसत कमांड एरिया 15 हेक्टेयर है। अब बात करें आगे, तो क्या है जो ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर 26.1 किलोवाट का जो औसत कमांड एरिया है वो 15 हेक्टेयर है। लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रैक्टर से शक्ति के उत्पादन की गणना, ट्रैक्टर से शक्ति के उत्पादन की गणना प्रति ट्रैक्टर औसत कितने किलोवाट के आधार पर की जाती है? तो ट्रैक्टर से शक्ति उत्पादन की गणना प्रति ट्रैक्टर औसतन 26.1 किलोवाट के आधार पर की जाती है। ट्रैक्टर से शक्ति के उत्पादन की गणना प्रति ट्रैक्टर औसतन 26.1 किलोवाट के आधार पर की जाती है। क्या? ट्रैक्टर से शक्ति उत्पादन की गणना प्रति ट्रैक्टर औसतन 26.1 किलोवाट के आधार पर की जाती है। क्या? ट्रैक्टर से शक्ति उत्पादन की गणना प्रति ट्रैक्टर औसतन 26.1 किलोवाट के आधार पर की जाती है। अब बात करते हैं पावर टिलर की। पावर टिलर भारत में पावर टिलर के लगभग 6 मॉडल, जो कि 5.97 से लेकर 8.95 किलोवाट यानी कि 8 से 12 एचपी के रेंज में उपलब्ध हैं। क्या? भारत में पावर टिलर के लगभग 6 मॉडल, भारत में पावर टिलर के लगभग 6 मॉडल 5.97 से लेकर 8.95 किलोवाट यानी कि 8 से 12 एचपी के रेंज में उपलब्ध हैं। क्या? भारत में पावर टिलर के लगभग 6 मॉडल, जो कि 5.97 से लेकर 8.95 किलोवाट यानी कि 8 से 12 एचपी के रेंज में उपलब्ध हैं। और खेत में पावर टिलर की शक्ति उपलब्धता की गणना प्रति यूनिट 7 किलोवाट के आधार पर की जाती है। खेत में पावर टिलर के शक्ति उपलब्धता की गणना प्रति यूनिट औसतन 7 किलोवाट के आधार पर की जाती है। क्या? खेत में पावर टिलर के शक्ति उपलब्धता की गणना प्रति यूनिट औसतन 7 किलोवाट के आधार पर की जाती है। और एक पावर टिलर जो कि 7.46 किलोवाट का है, इसका औसत कमांड एरिया 5 हेक्टेयर होता है। क्या? पावर टिलर जिसका पावर टिलर 7.46 किलोवाट का औसत कमांड एरिया, पावर टिलर 7.46 किलोवाट का औसत कमांड एरिया कितना होता है? तो 5 हेक्टेयर होता है। क्या? पावर टिलर
जो कि 7.46 किलोवाट का है, इसका जो औसत कमांड एरिया है वह 5 हेक्टेयर होता है। और वहीं एक जोड़ी बैल का जो औसत कमांड एरिया होता है वह 2 हेक्टेयर होता है। क्या? एक जोड़ी बैल का औसत कमांड एरिया एक जोड़ी बैल का औसत कमांड एरिया 2 हेक्टेयर होता है। तो एक जोड़ी बैल का औसत कमांड एरिया कितना होता है? तो 2 हेक्टेयर होता है। एक जोड़ी बैल का औसत कमांड एरिया कितना होगा? तो एक जोड़ी बैल का औसत कमांड एरिया 2 हेक्टेयर होता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।